हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम हमारी पॉलिटी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हमने सोर्सेज वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया, पार्ट्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अनुसूचियां हिंदी में से क्या बोलते हैं? अनुसूचियां। तो देखो, क्या है इन अनुसूचियों में? एक पर्टिकुलर एक टॉपिक रखा गया है। ठीक है, स्पेशली सब्जेक्ट रखा गया है कि हमें अनुसूची एक में क्या पढ़ना है, अनुसूची दो में क्या पढ़ना है, अनुसूची तीन में क्या पढ़ना है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। तो जब हमारा संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें, एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी है? तो 12। और यहीं से बच्चों हमारे दो सवाल तैयार हो जाते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूचियां। क्या क्या है इन अनुसूची में? सीधा पेपर में सवाल आता है कि अनुसूची एक में क्या आता है, अनुसूची दो में क्या आता है, अनुसूची तीन में क्या आता है, अनुसूची चार में क्या आता है। क्लियर है? चलो, तो अनुसूची एक से स्टार्ट करते हैं हम। साथ के साथ आर्टिकल भी पढ़ेंगे कि अनुसूची एक में आर्टिकल कहां से कहां तक आता है, दो किसी आर्टिकल से रिलेट करता है क्या, चार किसी आर्टिकल से रिलेट करता है क्या, पांच अनुसूची पांच कौन से आर्टिकल से रिलेट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी पहली अनुसूची पहले नंबर की क्या आता है इसके अंदर? राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि स्टेट और यूटी के नाम और उनकी सीमाएं, नेम एंड बाउंड्रीज। तो आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो, स्टेट प्लस यूटी के क्या है भाई? नेम एंड बाउंड्रीज है। ठीक है, यानी कि हमें हमारे जितने भी राज्य हैं, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि पूरा भारत का एक एरिया, जो सारे वो हिस्से जो भारत के अंदर शामिल हैं, उनके नाम क्या होंगे। ठीक है, उनका जो क्षेत्र होगा वो कहाँ तक होगा। तो यानी कि अगर हम एक राज्य से नया राज्य बना रहे हैं, किसी को यूटी से हम स्टेट बना रहे हैं, स्टेट से अगर हम केंद्र शासित प्रदेश यूटी बना रहे हैं, तो वो सारी बातें हमें कौन सी अनुसूची में पढ़नी होती है? अनुसूची एक में। और ये सारे जो चीजें होती है, बदलाव होता है, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, यानी कि अनुसूची एक का संबंध अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। तो अनुसूची के साथ साथ हम यही की यही आर्टिकल भी याद कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने पार्ट्स पढ़े तो हमने साथ में आर्टिकल भी याद करे। हमने सोर्सेस वाला टॉपिक पढ़ा, वहां पर भी हमने साथ में क्या याद कर रखा है? आर्टिकल। क्लियर है? चलो अगला देखो, तो ये तो हो गई पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? पहली में हमने पढ़ दिया राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी का टॉपिक है सैलरी, वेतन भत्ते। ठीक है, एक शब्द याद रख सकते हो आप, क्योंकि पेपर में हमारे सामने लिखा आएगा तो हमें तो सिर्फ पहचानना है। वहां पर सीधा पूछे कि वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में आते हैं, सैलरी कौन सी शेड्यूल में आती है, तो कौन सी में आती है? दूसरी में। अब ये वेतन भत्ते दिए कहां से जाएंगे भाई? आपको सैलरी देनी है, आप किसी से काम करवा रहे हो, तो सैलरी कहां से दोगे? तो सरकार अपना एक फंड तैयार करती है। सरकार के पास तीन तरह के फंड होते हैं, तीन तरह की निधियां होती है। निधि यानी कि जहां पैसा जमा होता है, वो उनमें से एक फंड होता है संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड। तो ये जितनी भी हम सैलरी देते हैं वो हम भारत की संचित निधि में से देते हैं, भारत के कॉन्सोलिडेटेड फंड से देते हैं। तो याद रखना कि वेतन भत्ते कौन सी फंड से, फंड यानी कि कौन सी निधि से, निधि यानी कि जहां पैसा जमा किया जाता है, तो कौन सी निधि से दिए जाते हैं? तो याद रखना, कौन से याद रखोगे? कॉन्सोलिडेटेड फंड, संचित निधि। देखो इधर, सेंटर में किस किस को, स्टेट में किस किस को भाई। देखो इधर अलग अलग फंड होते हैं इनके, सेंटर वालों का अलग होता है, स्टेट वालों का अलग होता है। सेंटर वाले सेंटर की संचित निधि से, कॉन्सोलिडेटेड फंड से। तो ये नाम याद रख लेना बच्चों, ये नाम इंपॉर्टेंट है कि वेतन भत्ते यानी कि सैलरी कौन सी निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड से। स्टेट वालों को भी स्टेट के कॉन्सोलिडेटेड फंड से। इसका कॉन्सोलिडेटेड फंड अलग होता है और सेंटर का अलग होता है और स्टेट का अलग होता है, लेकिन नाम दोनों के सेम है। बोलते हैं इसको राज्य की संचित निधि, इसको बोलते हैं केंद्र की संचित निधि। तो अगर पैसे देने की बात है, वेतन की बात है, सैलरी देने की बात है, तो कौन सी निधि से देंगे? तो संचित निधि से देंगे। राज्य वालों को राज्यों की संचित निधि से, केंद्र वालों को केंद्र की संचित निधि से। ठीक है, दोनों के अपने अपने कॉन्सोलिडेटेड फंड अलग अलग होते हैं। अब देखो सेंटर में हम किस किस को देते हैं, तो देखो इधर राष्ट्रपति को,
स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ऐसे ही इधर से राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और साथ में अन्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज। ठीक ऐसे ही इस तरफ कौन होता है राज्य में, तो इधर होता है गवर्नर, राज्यपाल, इधर राष्ट्रपति, इधर राज्यपाल। इधर लोकसभा का स्पीकर होगा तो इधर किसका होगा, विधानसभा का स्पीकर बोल दो और चाहे इसे अध्यक्ष बोल दो, एक ही बात है। और विधानसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। इधर राज्यसभा का सभापति है तो इधर किसका सभापति होगा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जैसे संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये तो लोकसभा वाले की बात हो गई, ये राज्यसभा की बात हो गई। ऐसे ही स्टेट में भी दो हाउस होते हैं, लेकिन सारे स्टेट में दो हाउस नहीं है। 28 राज्यों में से मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास 2 सदन है, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन है, तो विधानसभा वाले आ गए और साथ में कौन आ गए, विधान परिषद। अब इधर सुप्रीम कोर्ट के जज को देते हैं तो इधर क्या आता है, हाई कोर्ट। देखो इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इसको हाई कोर्ट कर लेना। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। तो हम ये देख सकते हैं कि अनुसूची 2 से किस किस को सैलरी मिलती है। तो पहली बात तो अनुसूची 2 में क्या आता है, सैलरी आती है, ठीक है। कौन से फंड से देते हो, तो कंसोलिडेटेड फंड से देते हो भाई, भारत की संचित निधि से। किस किस को दोगे, और तो साथ में आता है बच्चों कैग, केंद्र की तरफ, और स्टेट में कैग नहीं होता है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है। बच्चों इसका आर्टिकल याद कर देना, इसका आर्टिकल बहुत पूछा जाता है। 148 से लेकर 151 तक कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 5th में आता है। पार्ट 5th के भी चैप्टर मैं आपको पार्ट्स करा चुकी हूँ, वहां मैंने चैप्टर भी कराए हैं। पार्ट 5th के चैप्टर 5th के अंदर क्या आता है, कैग, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, ठीक है। कैग स्टेट में नहीं होता है। कैग का क्या काम होता है, सरकार की इनकम कहाँ से हो रही है, सरकार का खर्चा कितना हो रहा है, यानी कि सरकार की इनकम का और सरकार के एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा, पूरी डिटेल्स किसके पास होती है, कैग के पास। सरकार कितना भ्रष्टाचार कर रही है और सरकार वास्तव में कितना काम पे पैसा खर्च कर रही है, वो सबसे पहले जो जानकारी होती है किसी को होती है, तो कैग की। यानी कि अगर सरकार के घोटाले अगर सामने लाने हैं, ठीक है, तो उसके पीछे किसका हाथ होगा, कैग का हाथ होगा, ठीक है। तो अनुसूची 2 में क्या आता है, सैलरी। अनुसूची 1 में क्या आता है, तो जितने भी हमारे स्टेट हैं, यूटीज हैं, उनके नाम और बाउंड्री। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में बात होती है। अनुसूची 2 में हम जो सैलरी देते हैं वो कहाँ से देते हैं, सेंटर वालों को सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से, स्टेट वालों को स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से। क्लियर है। फिर स्टेबल से हमें ये पता चल गया कि हम किस किस को यहाँ पर सैलरी देते हैं इस कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से। उसके बाद आता है एक नोट, तो देखो इधर गवर्नर और हाई कोर्ट के जजेस को पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो देखो गवर्नर, राज्यपाल जब तक किसी राज्य में काम कर रहा है तब तक सैलरी तो वो उस राज्य से ले लेगा। भाई मान लो किसी राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में गया तो जिस जिस राज्य में जाएगा सैलरी वहां से लेता जाएगा। लेकिन जब रिटायर्ड हो जाएगा तो उसका पेंशन कौन देगा, क्या वो सारे स्टेट मिलकर देंगे जिसमें उस व्यक्ति ने अभी तक काम किया, तो नहीं। ऐसे ही सेम हाई कोर्ट के जजेस भी होते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जज भी जब तक उस स्टेट में काम कर रहा है तब तक तो सैलरी वहां से लेगा। लेकिन जैसे ही गवर्नर और हाई कोर्ट के जजेस रिटायर्ड हो जाते हैं तो ये दोनों सेंटर द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो इनको पेंशन कौन देती है, केंद्र सरकार देती है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, सीधा याद रखना कि अगर राज्यपाल को आप सैलरी देने की बात कर रहे हो, सैलरी तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से दोगे, राज्य की संचित निधि से दोगे, क्योंकि वो उस स्टेट में काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो रिटायर्ड हो गया, अब उस राज्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। राज्यपाल और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, जजेस ऑफ हाई कोर्ट को हम जो पेंशन देते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद दी जाती है, वो हमेशा केंद्र सरकार की संचित निधि, ठीक है, सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है। बात याद रखना, पेंशन शब्द आते ही थोड़ा ध्यान रखना भाई। तो देखो इधर ये लिखा हुआ है, Governor and judges of the High Court are paid their pension from the Consolidated Fund of India, सेंटर के consolidated फंड से। लेकिन शब्द क्या लिखा हुआ है, पेंशन लिखा हुआ है, सैलरी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्या लिखा हुआ है, पेंशन शब्द लिखा हुआ है भाई, ठीक है। ये रहा,
दोनों को सैलरी, गवर्नर को और हाईकोर्ट के जजेस को सैलरी तो दोगे स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, राज्य की संचित निधि से, लेकिन जैसे ही पेंशन देने की बारी आएगी तो कहां से दोगे? भारत की यानी कि केंद्र सरकार की संचित निधि से। ठीक है, तो ये बात याद रखना। क्वेश्चन आ जाए भाई राज्यपाल को सैलरी कहां से दी जाती है, तो राज्य की संचित निधि से। लेकिन राज्यपाल को पेंशन कहां से दी जाती है, तो पेंशन राज्य से नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक राज्य फिक्स नहीं है, उसके तो राज्य बदलते रहते हैं। वो इस राज्य में राज्यपाल है तो हो सकता है 5 साल बाद अगले राज्य में राज्यपाल बन जाए। ठीक है, तो पेंशन हमेशा कहां से दी जाती है? केंद्र की संचित निधि से। क्लियर है? तो ये बात नोट में लिखी हुई है तो याद रखना। तो अनुसूची 2 में क्या आता है? सैलरी। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों अनुसूची 3, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ऐसे तो 2-3 स्टार लगा लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनुसूची 3 सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है और अनुसूची 3 में क्या आता है? ओथ, शपथ आती है भाई। ठीक है, अब किस किस की शपथ आती है पहले तो वो देख लो, किस किस की आती है शपथ। देखो इधर, देखो भाई सबसे पहले केंद्र की तरफ से किस किस की आएगी? एमपी। एमपी यानी कि सांसद, चाहे वो लोकसभा वाले हो और चाहे वो राज्यसभा वाले हो, लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, इधर एमपी होते हैं तो स्टेट में क्या होते हैं? विधायक, विधायक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधायक चाहे वो विधानसभा वाला हो, ठीक है, और चाहे वो विधान परिषद वाला हो, दोनों को विधायक ही बोलते हैं। तो इधर एमपी है, इधर लोकसभा वाले को भी एमपी बोला जाता है और राज्यसभा वाले को भी एमपी बोला जाता है। तो इधर सांसद है तो उधर क्या है? विधायक। इधर यूनियन के मिनिस्टर हैं, संघ के मंत्री हैं, तो उधर किसके मंत्री होंगे? राज्य के मंत्री होंगे। ठीक है, इधर प्रधानमंत्री है तो उधर क्या होगा? मुख्यमंत्री है। इधर सुप्रीम कोर्ट के जजेस है सारे, अब इसमें चीफ जस्टिस भी आ गया और अदर जजेस भी आ गए, मुख्य न्यायाधीश भी आ गए और अन्य सारे आ गए इसके अंदर। ऐसे इधर हाई कोर्ट के जजेस, और इधर किसको सैलरी देते? कैग, और कैग वापस स्टेट में नहीं होता है। तो इन सब की शपथ कौन सी अनुसूची में आती है? 3 में। सीधा पूछे प्रधानमंत्री की शपथ किस में आती है? अनुसूची 3 में। सुप्रीम कोर्ट के जज की पेपर में कई बार पूछी हुई है, इसे स्टार लगा लेना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शपथ कौन सी अनुसूची में आती है? तो 3 में आती है। सारे सांसदों की शपथ भी कौन सी अनुसूची में आती है? अनुसूची 3 में आती है। अब क्या आपको इस चार्ट में कहीं पर भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर या विधानसभा स्पीकर लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, इस टेबल में नहीं है। तो इसका मतलब इन सब की शपथ अनुसूची 3 में नहीं आती है और यही सवाल पेपर में बार बार पूछा गया है। अनुसूची 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीट होती है एग्जाम में, और सवाल भी यही आता है। 4 ऑप्शन देके पूछेगा इनमें से किसकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं आती है? तो राष्ट्रपति की नहीं आती, उपराष्ट्रपति की नहीं आती, राज्यपाल की भी नहीं आती, लोकसभा स्पीकर की भी नहीं आती और विधानसभा स्पीकर की भी नहीं आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोकसभा स्पीकर और विधानसभा स्पीकर ऑलरेडी एमपी और एमएलए के रूप में एक बार शपथ ले चुके होते हैं, तो दोबारा उन्हें फिर एक और पद के लिए शपथ लेने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर बच्चे सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल याद करके चल जाते हैं, नहीं, साथ में आपको लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष, उससे छोटा, ऐसे ही विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर और विधानसभा उपाध्यक्ष, तो इसकी भी शपथ नहीं आती है। क्लियर है? तो पहली बात तो अनुसूची 3 में क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ किस किस की आती है वो सब चार्ट में लिखा हुआ है, किसकी शपथ आती है और किसकी नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की, सीएम की, पीएम की, सारे मिनिस्टर्स की, सबकी शपथ आती है। कैग की शपथ भी किस में आती है? अनुसूची 3 में। तो जिसकी नहीं आती है वही पेपर में सवाल आता है। देखो इधर किसकी नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट वाला सवाल बच्चों पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो देखो इधर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की नहीं आती। नहीं आती तो किस आर्टिकल में आती है? तो पेपर में इसका आर्टिकल पूछा जाता है। आर्टिकल 60 में रट लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट की शपथ आती है, 69 में वाइस प्रेसिडेंट की आती है, 159 में किसकी आती है? गवर्नर की आती है। यानी कि इन सब की शपथ अनुसूची 3 में नहीं आती है, ये बात याद रखना, नहीं आती है। ठीक है, साथ में और किसकी नहीं आती?
लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बोल दो, लोकसभा स्पीकर बोल दो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष बोल दो, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऐसे ही विधानसभा का अध्यक्ष बोल दो चाहे स्पीकर बोल दो, और विधानसभा का उपाध्यक्ष, इन सब की भी शपथ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सांसद और विधायक यानी कि एमपी और एमएलए के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। जब ये व्यक्ति चुनाव जीतकर आते हैं तो पहले ही अपने पद की शपथ ले चुके होते हैं, फिर उन्हीं व्यक्तियों में से ही लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, तो फिर से इसे अपने उस पद की शपथ की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि ऐसा ये एमपी और एमएलए पहले से ही क्या ले चुके होते हैं? शपथ। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, गवर्नर, साथ में विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा, ऐसे ही लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सब की भी शपथ अनुसूची 3 में नहीं आती है। और साथ में इनके 3 आर्टिकल जरूर याद रखना, 60, 69 और 159। क्लियर है? अगला आ जाओ चौथी अनुसूची बच्चों। चौथी अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है। क्या आता है चौथी अनुसूची में? आता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों को डिवाइड करना, किस राज्य में कौन सी होंगी, और ये भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, पूछी जाती है। और राज्यसभा आता है बच्चों आर्टिकल 80 में। तो सबसे पहले तो इसका आर्टिकल याद रख दो कि चौथी अनुसूची का संबंध कौन से आर्टिकल से हो गया? आर्टिकल 80 से। अभी जो राज्यसभा की सीटें बांटी जाती है ये कौन सी जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं? तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती है। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। साथ में राज्यसभा को पहले स्टेट काउंसिल बोलते थे, और ये स्टेट काउंसिल कब से बनी हुई है? 1919 के एक्ट से बनी हुई है। याद रखना 1919 के एक्ट से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था आ गई थी। द्विसदनात्मक का मतलब है बाय कैमरल सिस्टम। द्विसदनात्मक का मतलब क्या है? 2 सदन आ गए थे। 2 सदन आ गए थे तो उनका कुछ नाम होगा। तो एक का नाम था राज्य परिषद, जिसे हम आज राज्यसभा बोलते हैं। यही राज्य परिषद 1954 में जाकर क्या बन गई? राज्यसभा। तो इसका ईयर भी पेपर में पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है। सॉरी। और दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। विधानसभा नहीं है, केंद्रीय विधानसभा है। केंद्र लिखा हुआ है देखो सेंटर में। तो ये सवाल भी पेपर में कई बार पूछा हुआ है कि सेंटर में बाय कैमरल सिस्टम, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कौन से अधिनियम के द्वारा आई? तो 1919। यानी कि जो आज ये राज्यसभा और लोकसभा वाली व्यवस्था है ना, ये हमारे देश में 1919 के अधिनियम से लेकर आ गए थे। कब बन गए थे ये? 1921 में। कौन से एक्ट से आए? 1919 के एक्ट से आए। लेकिन ये व्यवस्था कब से हो रखी है हमारे देश में? 1921 से, ठीक है। तो इसी राज्यसभा को पहले क्या बोला जाता था? राज्य परिषद। और 1954 में इसका नाम बदलकर हमने क्या कर दिया? राज्यसभा। तो अनुसूची 4 में क्या आता है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है? 80 में। कौन सी जनसंख्या के आधार पर बांट रखी है? तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर। और 1954 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? स्टेट काउंसिल से राज्यसभा। ये बात याद रखना, 1919 के अधिनियम से बाय कैमरल सिस्टम एट सेंटर, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि 2 हाउस, जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक वैसे ही उस समय पर एक तरफ तो स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद, दूसरी तरफ केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई थी। क्लियर है? तो देखो इधर अधिकतम सीटें कितनी होती है राज्यसभा में? मैक्सिमम सीट्स कितनी होती है राज्यसभा में? 250। इस 250 में से बच्चों 12 सीटें नॉमिनेट होती हैं, यानी कि मनोनीत होती हैं, यानी कि इलेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं। कौन करता है 12 मेंबर्स को अपॉइंट? तो प्रेसिडेंट करता है। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है? 80। तो सीधी सी बात है, ये पूरी बात कौन से आर्टिकल से जुड़ी हुई है? आर्टिकल 80 से। अब राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा। ये बात हमने कौन से देश से ली है? तो कौन से देश से? ये सवाल भी कई बार पेपर में पूछा हुआ है। आयरलैंड से। कहां से ली हमने? आयरलैंड से। क्लियर है? ठीक है। अब 12 नॉमिनेट कर दिए तो इलेक्शन कितनी सीटों पर होगा? 238। अब सुनो, यहां से 2-3 सवाल बनते हैं। कैसे? सुनो, सीधा सवाल आए कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी है?
250। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मनोनीत सीटें कितनी है? 12। पूछे कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों में से इलेक्शन कितनी सीटों पर होता है, या फिर इलेक्टेड सीटें कितनी है, निर्वाचित सीट कितनी है। तो निर्वाचित 250 की 250 नहीं है, क्यों? क्योंकि 12 तो नॉमिनेट होते हैं। ये 12 लोग वो हैं जो इलेक्शन लड़कर नहीं आए हैं, इनको डायरेक्ट राष्ट्रपति ने अपॉइंट करा है कि आज से तुम राज्यसभा के सदस्य बनते हो। ठीक है, ये साइंस से हो सकते हैं, ये आर्ट्स से हो सकते हैं, ये सोशल सर्विस करने वाले हो सकते हैं, यानी जिन्होंने समाज में अपना एक योगदान दिया हुआ हो, उन 12 लोगों को छांटा जाता है और उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है बिना इलेक्शन लड़े। लेकिन 238 सदस्य वो बचते हैं जिनका क्या होता है? इलेक्शन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में अगर इलेक्टेड सीटें पूछे कितने में से? 250 में से पूछे तब कितनी बतानी है? 238। और एट प्रेजेंट मान लो अगर 245 चल रही है, 245 या 243, ठीक है, तो सीधी सी बात है अगर 245 में से सवाल पूछा हुआ है, 245 में से मान लो अगर 12 सीटें नॉमिनेट हो गई, तो बताओ इलेक्टेड सीटें कितनी बच गई? यहाँ पर 233। और ये वाला नंबर भी बच्चों पेपर में पूछा हुआ है, लेकिन वो हमें हिंट देगा, वो हमसे पूछेगा कि मैक्सिमम में से पूछ रहा है कि 245 में से पूछ रहा है, तो सीधा सीधा आप तो 12 माइनस कर देना। ठीक है, जल्दीबाजी में पूरी संख्या पे आंसर नहीं टिक करना है, ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्लियर है? अब 238 सीटों पर क्या होता है? इलेक्शन होता है भाई। ठीक है, अभी लेकिन ये 238 सीटें भी स्टेट और यूटी के बीच में बटी हुई हैं, स्टेट और यूटी। यूटी के लिए रख रखी है बच्चों हमने 8 सीटें, लेकिन ये 8 सीटें क्या 8 यूटी में? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने यूटी में है? मात्र 3 यूटी में, दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। यानी कि राज्यसभा की सीटें क्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों में है, सभी यूटी में है? तो नहीं, 8 में से 5 में तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 यूटी में। 8 से 8 कंफ्यूज मत होना, 8 यूटी है हमारे पास और 8 ही सीटें दे रखी, तो ये नहीं कि सब में एक एक बांट दी, ऐसा नहीं है। दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4, तो 4 + 3 + 1 टोटल हो गई 8 सीटें। तो यूटी को हमने कितनी सीटें दे रखी हैं? 8 सीटें दे रखी हैं भाई। ठीक है, अब 8 सीटें अगर आपने 238 में से यूटी को दे दी, ये यूटी वाली सारी सीटें इलेक्टेड होती है, तो बताओ स्टेट के लिए 28 राज्यों के लिए कितनी बच गई? 230। तो यहां से हमें पता चलता है कि सारे राज्यों में तो 28 लिखा हुआ तो है, 28 ही राज्य, तो 28 के 28 राज्यों में राज्यसभा की सीटें हैं, लेकिन सभी यूटी में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें नहीं है, मात्र 3 में, और 3 में कुल मिलाकर कितनी है? 8। देखो कौन कौन से में? ये रहा भाई, दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 4। राज्यों में सबसे ज्यादा किस में है? मैक्सिमम यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, राजस्थान और उड़ीसा में कितनी है? 10-10 है। और राजस्थान वाला सवाल पेपर में पूछा हुआ है कि राज्यसभा में राजस्थान से सीटें कितनी है, तो कितनी याद रखोगे? 10। अधिकतम किस राज्य में है? तो अधिकतम किस में? यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा, यूपी का एरिया बहुत बड़ा है, तो यूपी में राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा, और कितनी है? 31। तो ये नंबर आपको यहीं के यहीं याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो 250 सीटों में से, अधिकतम सीटों में से हमने यूटी को तो मात्र कितनी सीटें दे रखी है? 8 सीटें दे रखी हैं भाई। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों 5वीं अनुसूची। 5वीं और 6ठी अनुसूची सेम है, दोनों में बस एक ही चीज का फर्क है, राज्यों का। 5वीं अनुसूची में भी ये कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन, और 6ठी अनुसूची में भी प्रशासन की बात हो रखी है, बस राज्यों का फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 5वीं अनुसूची से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? 244(1), और ये किस पार्ट में आता है? तो यही कहीं पार्ट याद कर लो, पार्ट 10। और हालांकि मैं आपको पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, पार्ट 10 में 244 से 244A तक आता है, तो 244A किस में आएगा? भाग 10 में। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण, यानी कि उन क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे रखना है और कैसे नहीं, ये सारी बात हम कौन सी अनुसूची में पढ़ते हैं? 5वीं अनुसूची में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इधर ये जो 5वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो पेपर में हमसे सीधा नंबर भी पूछ सकता है। तो कितने राज्यों में? 10 राज्यों में, सारे राज्यों में नहीं, कितने में? 10 में। ठीक है, अब ये 10 राज्य कौन कौन से? तो ये नाम याद करना बहुत ईजी है। देखो इधर पहली बात तो ये नंबर याद रखना, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? सीधा सवाल पूछ सकता है, कितने आते हैं? 10। वो 10 कौन कौन से हैं ये देखो इधर, देखो इधर।
आंध्र प्रदेश से शुरू करो, आंध्र प्रदेश, उसके बगल में तेलंगाना, ऊपर ओडिशा, ओडिशा के ऊपर झारखंड, बगल में छत्तीसगढ़, फिर उसके बगल में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में राजस्थान, राजस्थान के नीचे आता है गुजरात, गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र। तो ये सारे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैप याद है इंडिया का थोड़ा बहुत, तो वहां से आप आराम से 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के नाम याद रख सकते हो। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड, झारखंड के पास में क्या पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में इधर क्या पड़ेगा एमपी, एमपी के बगल में राजस्थान, राजस्थान के नीचे पड़ता है गुजरात, गुजरात के नीचे पड़ता है महाराष्ट्र, और सबसे ऊपर एक नाम याद कर देना है हिमाचल प्रदेश। कौन से याद रख दोगे? हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये वो 10 राज्य है जो कौन सी अनुसूची में आते हैं 5। और आजकल पेपर में ये सवाल आने लग गए हैं कि कौन सा एक राज्य 5वीं अनुसूची में नहीं आता है, या फिर कौन कौन से राज्य हैं जो 5वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये वाली चीजें आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जानी है, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में क्या आता है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों में क्षेत्रों में प्रशासन कैसे करना है और नियंत्रण। कितने राज्य शामिल होते हैं? 10। और वो 10 राज्य कौन से हैं? एक दूसरे से सीमा लगी हुई है, एक नाम याद है, एक बार आप मैप में बना दोगे तो आपको चीज बिल्कुल जल्दी से याद हो जाएगी। सिर्फ हिमाचल प्रदेश अलग है, ये याद रख लेना। उसके बाद आता है छठी। तो छठी अनुसूची में भी सेम चीज है, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण, लेकिन अब की बार कौन से 4 राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो छठी अनुसूची में कितने राज्य आते हैं? 4। और 5वीं अनुसूची में कितने राज्य आते हैं? 10 राज्य आते हैं, ठीक है। अब पेपर में जब ये पूछता है ना कि कौन सा एक राज्य 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वो हमेशा इन चारों में से ऑप्शन डालता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य स्पेशली किस अनुसूची में रखे गए हैं? छठी अनुसूची में। और ये बात कौन से आर्टिकल में आती है? तो 244(2). तो छठी अनुसूची का संबंध 244(2) से आता है, और ये भी आता है बच्चों पार्ट 10 में, भाग 10 में। पार्ट को हिंदी में बोलते हैं भाग, तो साथ के साथ भाग, क्यों? क्योंकि हम भाग पढ़ चुके हैं, तो आपको यहीं से आर्टिकल देखते ही भाग याद आ जाना चाहिए। भाई रैंडम कोई भी आर्टिकल आ रहा है बीच में से, तो आपको भाग याद होना चाहिए कि ये आर्टिकल मैंने किस भाग में पढ़ा था। तो इस तरह से हमारी कितनी अनुसूची कंप्लीट हो गई है? 6। तो 5वीं और छठी में सेम है, सिर्फ किसका फर्क है? राज्य का। तो पहली अनुसूची में क्या आता है? राज्य और उसके संघ राज्य जो क्षेत्र है, यूटीज है, उनके नाम क्या होंगे, उनकी बाउंड्री क्या होंगी। दूसरी में आती है सैलरी, कॉन्सोलिडेटरी फंड से देते हैं, संचित निधि से देते हैं। तीसरे में आता है बच्चों ओथ, शपथ आती है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर की नहीं आती है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में, वाइस प्रेसिडेंट की 69 में, गवर्नर राज्यपाल की शपथ आती है 159 में। इसी के साथ लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की भी शपथ नहीं आती है। अनुसूची 4 में क्या आता है? तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा आता है आर्टिकल 80 में, राज्यसभा से लेकर कोई भी बात है तो आर्टिकल 80। कौन सी? जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी हुई 1971। राज्यसभा का नाम हमने राज्यसभा कब करा? 1954 में। तो उससे पहले क्या बोलते थे? राज्य परिषद। 5वीं और छठी अनुसूची हमने अभी अभी देखी, ठीक है। तो 12 है टोटल आज के टाइम पे। तो 12 में से हमारी कितनी कंप्लीट हो गई? 6। इसके बाद आती है अगली 7वीं अनुसूची। देखो इधर 7वीं अनुसूची में हम क्या करते हैं? शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर। कैसे? 3 लिस्ट बना दी भाई। जैसे हमारे घर में कोई भी काम होता है तो अलग अलग बंदे को अलग अलग लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। ठीक ऐसे ही हमारे भारत में भी हमने 3 लिस्ट बना रखी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इन 3 लिस्टों के माध्यम से हमने केंद्र और राज्यों के बीच में क्या कर रखा है? शक्तियों का बंटवारा। और ये तीनों की तीनों जो लिस्ट बना रखी है, पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों की तीनों लिस्ट कौन से आर्टिकल में आती है? 246। यानी कि 7वीं अनुसूची का संबंध कौन से आर्टिकल से है? 246। इसे रट लेना भाई, आर्टिकल 246। और 246 बताओ कौन से पार्ट में आता है? पार्ट पढ़ लिया ना आपने, पार्ट 11। और पार्ट 11 के भी कौन से चैप्टर में आएगा? चैप्टर 1 में आएगा। विधायी संबंध आते हैं ना चैप्टर 1 में, लेजिस्लेटिव रिलेशन। चैप्टर 2 में क्या आते हैं? पार्ट 11 के एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक संबंध आते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक आपने पढ़ दिया बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए कि पुराना टॉपिक मैंने पढ़ दिया, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। तो देखो इधर
तीन लिस्ट है, इन तीनों लिस्ट किस कौन से आर्टिकल में आती है? 246। इसमें से भी यूनियन लिस्ट हमने कहां से ले रखी है? कनाडा से। और कॉन्करेंट लिस्ट तो पेपर में पता नहीं कितनी बार ही पूछी हुई है, कहां से ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया से भाई। तो यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट पे समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बनाएगी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। ठीक है, उसके बाद एक संशोधन हो रखा है 7वीं अनुसूची में, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। ये भी पेपर में कई बार पूछा हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा हमने क्या करा? 5 सब्जेक्ट बच्चों हमने स्टेट लिस्ट से हटाकर, कहां से हटाकर? स्टेट लिस्ट से हटा दिए, और कहां रख दिए उठाकर? कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिए भाई। कहां रख दिए? समवर्ती सूची में रख दिए। कौन से हैं वो 5 सब्जेक्ट? कॉन्करेंट में रख दिए। इसका मतलब अब उन सब्जेक्ट पर, उन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, देखो इधर पहला सब्जेक्ट कौन सा है? शिक्षा। और ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है कि एजुकेशन सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है? तो कौन सी लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में। पहले किस में आता था? स्टेट लिस्ट में। हटा दिया हमने 5 सब्जेक्ट। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 42वां संविधान संशोधन कौन सी समिति के कहने पर हुआ है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको पार्ट्स में। अगला सब्जेक्ट है वन व वन्य जीव, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, बाट व माप तोल, वेट एंड मेजरमेंट्स, न्याय। और अब 5वां है जन कल्याण और परिवार नियोजन, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो अब स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आते, यानी कि अब राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं है। साथ साथ राज्य सरकार के साथ साथ और कानून बना सकती है इन 5 सब्जेक्टों पर केंद्र सरकार। क्यों? क्योंकि अब हमने इन 5 को उठाकर राज्य सूची से कहां शिफ्ट कर दिया? कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट याद रखना। इसमें से एजुकेशन वाला पेपर में 2 से 3 बार पूछा हुआ है। और कौन से संशोधन से हटाए? तो संशोधन भी पेपर में कई बार पूछा हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976, जो अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं। जो कौन सी सरकार के समय हो रखा है? इंदिरा गांधी सरकार। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर है? उसके बाद आती है बच्चों एक और लिस्ट आती है रेसिडुअल लिस्ट, अवशिष्ट सूची। इसका मतलब क्या है? तो देखो इधर, इन 3 सूची के अलावा और भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बच गए। उन सारे बचे हुए सब्जेक्ट को हम किसके अंदर रख देते हैं? रेसिडुअल लिस्ट में। ठीक है, रेसिडुअल लिस्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अवशिष्ट सूची। ये भी हमने कौन से देश से ले रखी है? कनाडा से। लेकिन ये वाली लिस्ट ना आर्टिकल 246 में नहीं आती। किस में आती है? आर्टिकल 248 में आती है अभी। ठीक है, कौन से में आएगी? आर्टिकल 248। ये लिस्ट ऑलरेडी कहां थी? तो पहले से 1935 के अधिनियम में भी थी। लेकिन 1935 के अधिनियम में इस लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल, यानी कि वायसराय बोल दो, गवर्नर जनरल। इसको था, वायसराय को अधिकार था। आज वर्तमान में इस लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट यानी कि सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बनाएगी। इस लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट रखे जाएंगे, इस लिस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम ये कौन सी लिस्ट में आएगा? रेसिडुअल लिस्ट, अवशिष्ट सूची। तो हमने 4 सूची देखी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों तो आती है आर्टिकल 246 में। अवशिष्ट सूची, रेसिडुअल लिस्ट आती है आर्टिकल 248 के अंदर, जो हमने कहां से ले रखी है? कनाडा से ले रखी है। यूनियन लिस्ट भी कनाडा से ले रखी है। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची हमने कहां से ले रखी है? तो ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है भाई। ठीक है, इस पर अधिकार किसका होगा कानून बनाने का? तो इस पर अधिकार होगा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। 1935 के अधिनियम में किसको था रेसिडुअल लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार? ये सवाल भी पेपर में पूछा हुआ है, तो इस लाइन को नॉर्मल मत समझना, याद रख लेना कि अवशिष्ट सूची 1935 के अधिनियम में भी शामिल थी एक्ट में। तब इस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल यानी कि किसको था? वायसराय को था। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों संघ सूची।
अब देखो, जैसे आज के टाइम पे पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो अब तक तो छोटे एग्जाम्स में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे, ठीक है, किस सब्जेक्ट दिया और पूछा कि ये कौन सी लिस्ट में आता है। लेकिन जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है, आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आपको हमेशा एडवांस रहना है। तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक में आपको कुछ सब्जेक्ट भी याद कराऊंगी इंपॉर्टेंट कि यूनियन लिस्ट में आते हैं, कि स्टेट लिस्ट में आते हैं, कौन लिस्ट में आते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीका है पहचानने का, रट के जाना ही नहीं है। अभी के अभी बताऊंगी और अभी के अभी आपको याद हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आ सकता है। बिल्कुल इस तरह का सवाल पूछ सकता है, और बहुत कम बच्चे होंगे जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पढ़कर जाएंगे। बोला इतना हाई किसको पढ़ना है, पेपर तो हमारा छोटा ही है। तो ये वाली गलती आपको नहीं करके जानी है, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया हमारे लिए। तो देखो इधर, संघ सूची, सीधी सी बात है, यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब बताओ, रक्षा में राज्य सरकार का कोई लेना देना है? 28 राज्य है, 28 राज्य सरकार है, वो डिसाइड थोड़ी ना करेंगी कि भारत की रक्षा के लिए क्या करना है, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। तो ये टॉपिक आपको रटने है ही नहीं। अगर आपने एक बार देख लिया ना, तो आप नाम से ही पहचान लोगे कि ये तो केंद्र सरकार बनाएगी इस पे कानून, राज्य सरकार का कोई मतलब है ही नहीं। राज्य सरकार वाले सब्जेक्ट जब स्टेट लिस्ट वाले आएंगे वो भी आप पहचान लोगे। तो ध्यान से देखो इधर, रक्षा, विदेशी मामले, किस देश के साथ कौन सी डील करनी है नहीं करनी, युद्ध शांति, युद्ध करना है नहीं करना, कब शांति स्थापित करनी, सशस्त्र बल, हमारी तीनों की तीनों आर्म फोर्सेस, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और पैरा मिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल। एक बात बताओ, ये सारी किसके अंडर में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही होती है भाई, ठीक है। इंडियन रेलवे सिक्योरिटी, विदेशी ऋण, आरबीआई, सारे बैंकों की गाइडलाइन आरबीआई डिसाइड करता है। तो बताओ 28 राज्यों के हिसाब से चलेगा आरबीआई या केंद्र सरकार के हिसाब से चलेगा? तो आरबीआई किसके हिसाब से चलेगा? केंद्र सरकार के हिसाब से चलेगा। तो देखो, रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध शांति, अब रटना नहीं है, आप पहचान सकते हो कि बताओ तीनों सेनाएं हैं, वो राज्य सरकार के कंट्रोल में रहेंगी या केंद्र सरकार के हिसाब से चलेंगी? आर्म फोर्सेस, विदेशी ऋण, आरबीआई, बैंकिंग, पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो हर राज्य के हिसाब से नहीं चलेगा, वरना हर राज्य की अपनी खुद की गाइडलाइन होगी। आरबीआई डिसाइड करता है कि सारे बैंकों को कैसे काम करना है। तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार को होगा। साथ में करेंसी, बताओ पैसा गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, बढ़ रहा है, इस पर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सोचेंगे या केंद्र में मोदी सरकार सोचेगी? उसके बाद सीबीआई, बीमा, इंश्योरेंस, ये सब भी किसके अंदर आते हैं? केंद्र के अंदर आते हैं। फिर अगला, एटॉमिक एनर्जी, बताओ परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियार बनाने नहीं बनाने, कैसे रखने, क्या करना है, ये भी राज्य सरकार डिसाइड नहीं करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार। और साथ में संचार, कम्युनिकेशन, कौन से उपग्रह बनाने हैं नहीं बनाने, क्या करना है क्या नहीं करना है, संचार पर कौन सी नई नीति लानी है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को देखने का काम भी कौन सी सरकार करेगी? केंद्र सरकार। तो ये वो सारे टॉपिक हैं जो कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर। और इस तरह के सवाल बनने के चांसेस हैं हमारे इस साल के एग्जाम्स में, ठीक है। तो आराम से याद हो सकते हैं, रटने है ही नहीं। आप सिर्फ पहचानो कि ये वाला, सीधा सोचो कि इस पर काम राज्य सरकार करेगी कि केंद्र सरकार, आप खुद ही पता लगा लोगे। जो इंपॉर्टेंट है, जहां आप नहीं पहचान पाओगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सीधा सीधा क्या याद करके जाना, आरबीआई से बैंकिंग तो जुड़ा हुआ है ही। एक तो ये सेंसस, जनगणना केंद्र सरकार कराती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो जनगणना यूनियन लिस्ट में आती है। फंडामेंटल राइट कौन सी लिस्ट में आते हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। जिन पे स्टार लगा रही हूँ वो तो कम से कम अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि ये सब्जेक्ट तो यूनियन लिस्ट में ही आते हैं। नागरिकता, ये तीनों सब्जेक्ट पे तो स्टार लगा लो। नागरिकता, सिटीजनशिप, सिंगल है ना, राज्य का कोई लेना देना नहीं है, भारत के नागरिक हो या नहीं हो ये भारत सरकार डिसाइड करेगी। तो नागरिकता, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट और सेंसस, जनगणना, ये तीनों टॉपिक कौन सी लिस्ट में आते हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। फिर पोर्ट्स, बंदरगाह भी, क्या इंपोर्ट होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा, क्या आयात करना है, क्या निर्यात करना है, ये भी कौन डिसाइड करते हैं? केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला, और कौन से याद रखने आपको जिन जिन पे मैं स्टार लगा रही हूँ? तो देखो इधर, अंतरिक्ष। अब बताओ, अंतरिक्ष पे राज्य सरकार का कोई मतलब है? शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, एक साथ पैसा गिर रहा है, एक साथ बढ़ रहा है, तो ये भी किस में आता है? यूनियन लिस्ट में। लॉटरी याद रखना, एक तो लॉटरी कौन सी लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। ये ऑडिट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो देखो हमारा जो पोस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी राज्य में कहीं पर भी पहुंच सकता है, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी कौन से उसमें आएगा? यूनियन लिस्ट में आएगा भाई। ट्रीटीज, आप किसी भी देश के साथ कोई भी संधि कर रहे हो तो उसमें राज्य सरकार का कोई मतलब है ही नहीं। यूपीएससी,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी किसके अंडर में आएगा? केंद्र सरकार के अंडर में आएगा। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, दूसरे देशों के साथ क्या व्यापार करना है, कौन सी नीति रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, इसमें राज्य सरकार का कोई मतलब है ही नहीं। तो जो जो मैं स्टार लगा रही हूँ वो याद रखो यहाँ पर, ठीक है। फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल लग गया नाम में ही, केंद्र लग गया तो केंद्र सरकार। कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, हालांकि अब तो ये सारे टैक्स जीएसटी के अंदर शामिल हो गए, ठीक है। पहले ही अलग अलग थे, तो ये सारे भी किसके अंदर आते थे? केंद्र सरकार के अंडर में आते थे, ठीक है। तो जो जो स्टार लगाए हैं वो तो जरूर याद रखना भाई। फिर बताओ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, पहले ही नाम में सेंट्रल लग गया, तो ये भी किसके अंदर आएगा? सेंट्रल लिस्ट के अंदर। अब स्टेट लिस्ट वाले देखो, तब आपको कंपेयर हो जाएगा पहचानने कैसे हैं। तो देखो इधर, देखो भाई, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है कृषि, जहां कृषि होगी वहां सिंचाई होगी। जब ये दोनों हैं तो पशुपालन भी होगा, तो तीनों तो एक दूसरे से जुड़ गए। अब खेती करने के लिए भूमि है तो भूमि के ऊपर भी तो टैक्स देना पड़ेगा। पानी यूज कर रहे हो तो सिंचाई टैक्स भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, लैंड टैक्स और इरिगेशन टैक्स, ये पांचों के पांचों कौन सी सूची में आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद टोल टैक्स भी याद रखना किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, स्टार लगा लो इसे। स्टेट पुलिस, नाम में स्टेट लग गया तो स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। जेल गार्ड, अब बताओ, जेल गार्ड की जो वैकेंसी आती है वो हर स्टेट गवर्नमेंट निकालती है। जेल प्रहरी की वैकेंसी, इसकी वैकेंसी आती है अलग से, हर राज्य सरकार निकालती है। तो सीधी सी बात है, राज्य सरकार निकाल रही है तो किसका कंट्रोल होगा? राज्य सरकार का, स्टेट लिस्ट में आएगा। इसमें तो नाम में ही स्टेट लग गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना ही रखना है, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आता है पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका और पंचायती राज। और ये दोनों तो बच्चों ध्यान रख लेना, ये मैं आपको अनुसूची में भी बताऊंगी, हालांकि जब वापस रिपीट हो जाएगा। तो पंचायती राज और नगर पालिकाएं यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, इनका लेना देना केंद्र सरकार से बिल्कुल भी नहीं है। पंचायती राज के इलेक्शन होंगे तो उस राज्य का निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कौन सी लिस्ट के अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। क्लियर है? उसके बाद और कौन कौन से याद रखने हैं आपको जो पेपर में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं? तो सट्टा और जुआ, इसको भी याद रख लो। गैम्बलिंग, बैटिंग, इंपॉर्टेंट लगा लो, कई बार पेपर में पूछा है कि सट्टा और जुआ कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में। फिर पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, एंटरटेनमेंट टैक्स, आप कहीं पर भी मूवी देखने जा रहे हो तो टिकट पे जो टैक्स लगता है वो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। तो मनोरंजन कर भी कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। बाकी तो वाटर सप्लाईज हैं, ये तो आप देख के पता लगा लोगे। पेपर में जो ज्यादा पूछे हुए हैं वो सट्टा और जुआ वाला पूछा हुआ है, और एक स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कई बार पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी और तटबंध, ये भी कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। कोई मेला लग रहा है, कोई बाजार लग रहा है, तो वो भी कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। उसके बाद आती है हमारी तीसरी लिस्ट, समवर्ती सूची। तो देखो, 5 सब्जेक्ट उठाए थे हमने, राज्य सूची से हटाए और कहाँ रखे थे? समवर्ती में। तो शुरू के 5 तो वही हैं, शिक्षा, वन व वन्य जीव, बाट व मापतोल, चौथे पे न्याय प्रशासन और 5वें पे जन कल्याण। ये पांचों तो हमने अभी अभी पढ़े 7वीं अनुसूची में। इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो 7वीं अनुसूची के अंदर आते हैं? तो कौन कौन से हैं? तलाक, ठीक है, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी। जन्म मृत्यु पंजीकरण, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, तो ये 3 याद रखोगे। डाइवोर्स, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, न्यूज़पेपर और मैगजीन, ये तीनों कौन सी लिस्ट में आते हैं? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 246। बताओ कौन से देश से ले रखी है? तो ऑस्ट्रेलिया। कई बार पूछा हुआ सवाल है ये ऑस्ट्रेलिया वाला, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर सेंसस, जनगणना, यूनियन लिस्ट में देखा था पॉपुलेशन बेस्ड, जनसंख्या पर कोई भी काम करना है, कोई नीति निकालनी है, कोई कानून बनाना है, कोई डेटा रखना है, तो केंद्र सरकार अपना रखेगी, राज्य सरकार अपने स्तर पर रखेगी। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन वाला टॉपिक किसके अंदर आएगा? कंकरेंट लिस्ट में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। फिर फैक्ट्रीज, मजदूर यूनियन, एनर्जी, लेबर यूनियन, ये सब भी किसके अंदर आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं भाई। उसके बाद ये याद रखना, डिस्पेंसरीज, ये पूछा हुआ है डिस्पेंसरीज वाला, औषधालय,
एक तो ये वाला सवाल पेपर में पूछा और एक ये ट्रस्टी, दान और धर्मार्थ। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट केंद्र सरकार के अंडर में भी आता है और राज्य सरकार के अंडर में भी आता है, ठीक है। तो दान वाला चैरिटीज वाला, ठीक है। और ये की डिस्पेंसरीज। फिर आईपीसी धाराएं, ये केंद्र के पास भी है, राज्य, यानी कि इस पे भी स्टार लगा लो, कौन कौन लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये लिस्ट वाले सब्जेक्ट भी कुछ कुछ याद करके जाना है, और जब ये तीनों पढ़ दोगे तो आप अपने आप पता लगा लोगे, ठीक है तो बहुत सारे हमने यहाँ बिल्कुल मेन मेन पढ़ने हैं। उसके बाद आती है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या आता है, भाषाएं। और शुरुआत में बच्चों 8वीं अनुसूची में थी 14, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 22। तो ये सवाल पेपर में कई बार पूछा हुआ है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है, तो कितनी भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है। 8वीं अनुसूची का संबंध कौन से भाग से है, पार्ट 17, भाग 17 से। क्यों, क्योंकि भाग 17 में क्या आता है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। तो यहाँ हम भाषा की तो बात कर रहे हैं, कौन भाषा होगी और कौन नहीं होगी। तो देखो शुरू में जो 14 भाषाएं शामिल थी वो कौन कौन सी है, नाम देख लो एक बार, बस पता होना चाहिए 14 कौन कौन सी थी। पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी शामिल थी शुरू से, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, बांग्ला और उड़िया। अब इसमें कहीं पर भी इंग्लिश है नहीं है, तो इंग्लिश अभी तक भी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, और पेपर वाला ऑप्शन में अंग्रेजी ही डालता है। तो अंग्रेजी भाषा ना तो पहले थी और ना अब है, ये तो शुरू की 14 है, अब तो 22 हो गई, 22 में भी शामिल नहीं है। तो ये शुरू की वो 14 भाषाएं हैं जो पहले कहाँ शामिल थी, 8वीं अनुसूची में, अभी भी है। अब ये बढ़कर कितनी हो गई है, 22 हो गई है। तो ये जो बढ़ी है ना, इनके सवाल पेपर में आते हैं। देखो भाई कौन कौन से, तो देखो इधर 15वें नंबर पर आती है बच्चों सिंधी, 15वीं। और ये अकेली जुड़ी है ना, तो पेपर में इसका नंबर पूछ लेते हैं कि 15वें नंबर पर कौन सी जुड़ी है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं सिंधी कौन से नंबर पे जुड़ी है। तो सिंधी का एक ही नंबर है 15वां, 14 पहले थी, 15वें नंबर पे कौन से अमेंडमेंट से, 21वें संविधान संशोधन 1967, ठीक है। कौन सा संशोधन रहेगा, 21वां संविधान संशोधन 1967। तीन एक साथ जुड़ी है तो इनके नंबर नहीं पूछता, इनके नंबर नहीं पूछता, इसका नंबर पूछता है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों कौन से अमेंडमेंट से जुड़ी हैं, 71वें संविधान संशोधन 1992। तो इन तीनों के ना अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसको ना नमक से ऐसे याद रख देते हैं, NMK। उसके बाद है 4 एक साथ जुड़ी है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो बोली जाती है असम में, इसका एक बार पेपर में स्टेट पूछ लिया था। डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में और हिमाचल प्रदेश, HP। मैथिली बोली जाती है बिहार में, और संथाली जो बोली जाती है वो झारखंड और मेघालय तक वाले हिस्से में भी बोली जाती है, मेघालय, झारखंड, ठीक है, झारखंड। कौन से संशोधन से चारों एक साथ जुड़ी है, 92वें संविधान संशोधन 2003। अब इनका ना नंबर नहीं पूछता, नंबर हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंधी का पूछता है क्योंकि वो अकेली जुड़ी हुई है। लेकिन इन ये तीनों अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कौन से अमेंडमेंट से, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कौन से अमेंडमेंट से, और सिंधी कौन से अमेंडमेंट से। तो इन सबके अमेंडमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे मैं अभी, तो ये जरूर याद करना आप। उसके बाद आता है वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, क्लासिकल लैंग्वेज भी होती हैं, ये तो नॉर्मल भाषा है, ठीक है, जिनको हमने संविधान में जगह दे रखी है, साथ में हमारी क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषाएं और हैं। तो वो टोटल कितनी है वर्तमान में, 11। पहले कितनी थी, 6, ठीक है। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 को हमने 5 नई और जोड़ दी, तो टोटल कितनी हो गई, 6 और 5 मिला के 11। वो 5 कौन कौन सी नई जुड़ी है, तो देखो इधर मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है। ये 5 भाषाएं नई जुड़ी है, तो जो नई जुड़ी है वो पता होनी चाहिए। और सबसे पहले कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो वो कौन सी भाषा है, तमिल। और पहली थी इसलिए इसका ईयर याद रखना है, तमिल। और ये 5 तो अभी नई जुड़ी है, एक साथ जुड़ी है। और करंट में 2 से 3 बार से ये सवाल रिपीट हो चुका है। 2024 में जुड़ी थी, पूरा 2025 निकल गया, 2025 के एग्जाम्स में 2 से 3 बार पूछा हुआ सवाल है ये कि वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो वर्तमान में कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, 11, पहले थी 6। कितनी नई जुड़ी है, 5। वो 5 कौन कौन सी नई जुड़ी है, तो देखो इधर
मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी बनी थी? तमिल। कब बनी? 2004। कैसे बनती है क्लासिकल लैंग्वेज? शास्त्रीय भाषा है। तो हमारे जो शास्त्र हैं, ठीक है, जो हमारी किताबें लिखी हुई हैं, वो जिस भाषा में सबसे ज्यादा लिखी हुई है तो भाषा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उस भाषा को हम एज अ क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, 8 हो गई। अब मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, वो 8 हमने पढ़ ली। अब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बची हुई 4 बाद में जुड़ी हैं, तो अब इनको देखते हैं। तो ये किसी ना किसी संशोधन से जुड़ी होंगी। तो पहली बात, 9वीं अनुसूची कौन से संशोधन से जुड़ी है? पहला ही सवाल, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 1951 में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इस तरह के सवाल भी आते हैं। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे था? आर्टिकल 31 बी। किस में आता है? पार्ट 3 में आता है ये। ठीक है, क्या टॉपिक था इसका? 9वीं अनुसूची का लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी व्यवस्था में सुधार करने हेतु, जमींदारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 9वीं। तो 9वीं अनुसूची का टॉपिक याद रखना, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार जमींदारी व्यवस्था में। कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? हमारी 9वीं। 1951 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो देखो शुरुआत में कितने विषय रखे गए? 13। वर्तमान में कितने हैं? 282। तो ये हो गई हमारी 9वीं अनुसूची। उसके बाद आती है 10वीं। तो देखो इधर 10वीं अनुसूची में क्या आता है? पहले तो ये देखो 10वीं अनुसूची कौन से संशोधन से जुड़ी है? तो 10वीं अनुसूची जुड़ी है बच्चों 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, तो ये संशोधन कई बार पेपर में पूछा हुआ है। क्या आता है 10वीं अनुसूची में? तो देखो इधर, डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर, यानी कि किसी व्यक्ति ने अपना दल चेंज कर लिया, अपनी पार्टी चेंज कर ली, तो ऐसे में उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर लोकसभा की बात है तो लोकसभा स्पीकर करेगा। ठीक है, विधानसभा की बात है तो कौन करेगा? विधानसभा स्पीकर करेगा। तो लोकसभा करता है आर्टिकल 102 से, विधानसभा करता है आर्टिकल 191 में। इसको 191 कर लेना। ठीक है, तो देखो इधर, दल बदल के आधार पर, पार्टी चेंज करने के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता, अयोग्यता। अगर संसद में कोई कर रहा है तो डिसीजन लोकसभा स्पीकर के पास होगा, विधानसभा में कर रहा है तो किसके पास होगा? विधानसभा स्पीकर के पास होगा। इसके लिए हमने एक अधिनियम भी लेके आ रखे हैं, दल बदल अधिनियम। तो इसका पेपर में इसका एक्ट भी का ईयर पूछा हुआ है। तो दल बदल अधिनियम कब आ रखा है? 1985 में। ठीक है, कौन निर्णय लेगा? संसद की बात हो रही है तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन से आर्टिकल से? 102 से। विधानसभा की बात हो रही तो कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। कौन से आर्टिकल से? 191 से। ठीक है, फिर समय के साथ लोगों ने कुछ और चीजों का फायदा उठाना शुरू करा, तो बाद में हमने एक और संशोधन करा 10वीं अनुसूची में, 51वां संविधान संशोधन। तो देखो 10वीं अनुसूची से 2 संशोधन जुड़े हुए हैं, 52वां और 51वां। ठीक है, क्या कहा गया इसमें? किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य मिलकर नई पार्टी नहीं बना सकते। इन्होंने बोला सिंगल व्यक्ति जाता है तो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। एक साथ 1/3 सदस्य निकल जाते हैं, नई पार्टी बना लेते हैं। इन्होंने बोला एक साथ किसी पार्टी के 1/3 सदस्य मिलकर भी नई पार्टी नहीं बना सकते हैं। ये बात कौन से संशोधन से कही? 91वें संविधान संशोधन 2003 से। ठीक है, अब जब 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जुड़ी थी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ये बात कब की है? 1985, क्योंकि 52वां संविधान संशोधन कब हो रहा है? 1985। उसके बाद आती है बच्चों 11वीं अनुसूची। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में तीसरी अनुसूची के बाद कोई अनुसूची पूछी जाती है तो वो 11वीं अनुसूची है। क्या आता है इस 11वीं अनुसूची में? आता है बच्चों पंचायती राज। क्या आता है? पंचायती राज। ठीक है, ये जो 11वीं अनुसूची है कौन से संशोधन से जुड़ी है? कौन से अमेंडमेंट से? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हो रहा है? 1992। लेकिन ये संशोधन लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993। तो सुनो सवाल कैसे बनता है, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो आंसर करना है 1992। 73वां संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट लागू कब हुआ? अगर वो लागू पूछ ले तो 1992 आंसर नहीं करना,
तब तो हुआ है संशोधन, लागू कब हुआ है? 1993 में। कब? 24 अप्रैल 1993। और इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लेकिन ये पंचायती राज दिवस केंद्र सरकार ने किस वर्ष से मनाना शुरू करा है? 2010 से। कब से? यानी कि 2010 से पहले हम पंचायती राज दिवस नहीं मनाते थे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस हम हर साल मनाएंगे। ये चीज कब डिसाइड हुई? 2010 में। उसके बाद पंचायती राज बताओ कौन से सब्जेक्ट में आता है? अभी अभी लिस्ट पढ़ी हमने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके अंदर पंचायती राज आता है, तो ये आता है बच्चों स्टेट लिस्ट में। ठीक है। अब ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जुड़ी है। तो 1992 में प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव और शंकर दयाल शर्मा। तो इनका नाम पूछा हुआ है पेपर में कि 11वीं अनुसूची जब जुड़ी, जब किस प्रधानमंत्री के काल में जुड़ी है 11वीं अनुसूची? तो पीवी नरसिम्हा राव के काल में जुड़ी हुई। किस राष्ट्रपति के काल में? शंकर दयाल शर्मा। किस वर्ष संशोधन? 1992 में। किस वर्ष लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन? 1993 में। ठीक है। पंचायती राज दिवस हमने 24 अप्रैल को मनाते हैं, लेकिन किस वर्ष से? शुरू से नहीं मना रहे 1993 से, तो किस वर्ष से मना रहे हैं? 2010 से। ठीक है। देखो, उसके बाद ये ध्यान रखो कि पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं, ये सवाल भी पेपर में पूछा है। कुल कितने विषय आते हैं? 29। पंचायती राज कौन से भाग में आता है? तो हमने भाग भी पढ़ लिया, पार्ट 9 में आता है। आर्टिकल कहां से कहां तक? 243 से लेकर 243 ओ। आर्टिकल तो एक ही बस उसके अंदर है, 243, 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक खत्म है पंचायती राज। ठीक है। आप कुछ फैक्ट देखते हैं 11वीं अनुसूची से जुड़े हुए, बिल्कुल लेटेस्ट, जो एग्जाम में अभी रिपीट भी नहीं हो रखे हैं कुछ फैक्ट। तो देखो इधर, 73वां संविधान संशोधन बच्चों 3 राज्यों पर लागू नहीं होता है, और ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है। कौन कौन सा है? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इन 3 राज्यों में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है। फिर जब पंचायती राज आई तो बात आई कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कैसे किया जाए। तो पंचायती राज्यों के लिए अलग से एक पेसा एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? पेसा। और ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है, पेसा हिंदी में लिखा जाता है ये ऐसे, पेसा एक्ट। तो देखो इधर क्या है ये पेसा एक्ट, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो। पेसा, पंचायत से पी, एक्सटेंशन से ई ले रखा है, शेड्यूल से एस उठा रखा है और एरिया से ए। तो पंचायत प्रोविजंस एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, पेसा की फुल फॉर्म पेपर में पूछी हुई है, तो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जानी है। तो अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज के प्रावधानों का विस्तार करना है। आपने पंचायतें बना तो दी, लेकिन उसके प्रावधान उन क्षेत्रों तक तो पहुंचे, इसके लिए अलग से हम एक एक्ट लेकर आए, एक अधिनियम लेकर आए। उसी अधिनियम को कहा जाता है पेसा अधिनियम, जो कब आ रखा है? 24 दिसंबर 1996। और इसकी डेट बच्चों पूरी इंपॉर्टेंट है, पूरी डेट याद रख के जाना। पेसा अधिनियम कब आया? 24 दिसंबर 1996 को। क्यों? पंचायतों के प्रावधान हमें अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू करने हैं। ठीक है। तो पेशा कितने राज्यों में लागू होता है? 10 राज्यों में। बस इसका नंबर याद रख देना, इसमें आपको राज्य याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन पेशा की फुल फॉर्म जरूर याद करके जाना। पी से पंचायत, ई से एक्सटेंशन, एस से शेड्यूल और ए से एरिया। हिंदी वाले क्या याद करके जाओगे? हिंदी मीडियम वाले पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, ये इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। तो इसका एक तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेशा की फुल फॉर्म। पेशा एक्ट कौन सी अनुसूची से जुड़ा हुआ है? तो क्या आंसर करना है? 11वीं अनुसूची से। ठीक है। अब जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अच्छा सवाल है कि 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अब इसके अंदर हम 243 से कुछ आर्टिकल पूछे जाते हैं पेपर में, सीधे सीधे वो यही के यही याद कर देंगे। तो देखो इधर जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती जा रही हूँ, स्टार लगाती हुई जाऊंगी यहाँ पर। सबसे पहले देखो 243 में क्या आता है? परिभाषा। पंचायतों को लेकर जो भी परिभाषाएं होंगी वो सारी किस में आ जाएंगी? 243 में। 243 ए बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 ए में आता है ग्राम सभा। सबसे छोटी पंचायतों की जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई वो कौन सी होती है? ग्राम सभा। और कौन से आर्टिकल में आती है? 243 में तो आती है, लेकिन 243 के किस आर्टिकल में आती है? 243 ए में आती है। यानी कि ए सबसे पहले शुरुआती ग्राम सभा की होगी, उसके बाद दूसरी बातें होंगी। ठीक है। ये चारों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट हो रखे अलग से। बी में आता है पंचायतों का गठन। सी को कंपोजिशन से याद रख देना, संरचना। पंचायतों की संरचना क्या होगी? त्रिस्तरीय पे। डी में आता है सीटों का आरक्षण। ठीक है, महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए। और ई में आता है बच्चों पंचायतों की अवधि।
ठीक है। तो ए में सबसे पहले 243 में आती है परिभाषाएं। ए में क्या आता है? ग्राम सभा। ठीक है। बी में पंचायतों का गठन। सी में क्या आती है? संरचना पंचायतों का। डी में आएगा आरक्षण। और ई में क्या आती है? पंचायतों की अवधि, पंचायतें कितने वर्ष के लिए काम करेंगी। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए वाला तो जरूर याद रखना, ग्राम सभा। इसके अलावा और कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? तो देखो इधर, इसके अलावा सदस्यता के लिए निर्भरता, डिस्क्वालिफिकेशन, पंचायती राज की बात हो रही है तो एफ 243 एफ। और इसके बाद सीधा सीधा आई वाला पे तो 2-3 स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायतों के लिए हमें पैसा भी तो चाहिए, बजट भी तो लाना है, तो उसके लिए वित्त आयोग होगा। अब पंचायती राज किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट में तो राज्य सरकार देगी यहाँ पर। ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग, स्टेट, यहाँ पर जो फाइनेंशियल कमीशन है उसका फॉर्मेशन होता है। तो राज्यों के लिए, जो पंचायती राज्यों के लिए जो बजट दिया जाएगा उसके लिए वित्त आयोग का गठन होता है अलग से। तो वो जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है वो कौन से आर्टिकल से आता है? तो 243 आई से जरूर याद रख लेना बच्चों। वित्त की बात हो रखी है, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन की बात हो रखी है। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। ठीक है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन। तो एफ के बाद सीधा कौन सा इंपॉर्टेंट है? आई। और आई के बाद याद रखना सीधा के, पंचायतों का चुनाव, के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये सीधे सीधे एक रीडिंग लगा जाना बस कि एल, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एल में, एम कुछ क्षेत्रों के भाग का लागू न होना कुछ कुछ क्षेत्रों पर, एन में मौजूदा कानून और पंचायतों की निरंतरता, ओ में क्या आता है? चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है। कोर्ट का इंटरफेयर नहीं है, ये बात किस में है? 243 ओ में है। ठीक। तो एक तो 243 आई जरूर 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 याद करके जाना है, ये तो किसी भी हाल में नहीं भूलना है। ठीक है। 243 ए, बी, सी, डी, ई और एफ। और एफ के बाद मैंने आई तो आपको बता ही दिया है, के और ओ में क्या आता है? कोर्ट पर रोक। ठीक है। इनके मामलों में इस तरह से होती है हमारी 11वीं अनुसूची कंप्लीट। लास्ट आती है हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची बच्चों कौन से संशोधन से जोड़ी गई है? 74वां संविधान संशोधन। ये भी कब हो रखा है? 1992 में हुआ। तो 1900 यानी कि 73वां और 74वां दोनों कब हो रखा है? 1992 में। लेकिन ये लागू कब हुआ? ये भी लागू हो रखा है 1 जून 1993। ये भी कब लागू हो रखा है? 1993। ये भी कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है। 1992 में वही पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है और राष्ट्रपति कौन है? शंकर दयाल शर्मा। क्या आता है इसके अंदर? नगर पालिकाएं। ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज स्टेट लिस्ट में। और नगर पालिका के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं? 18। पंचायती राज में कितने आते हैं बताओ? अभी अभी पढ़ा हमने, 29। नगर पालिका कौन से पार्ट में? पार्ट 9A। और आर्टिकल कहां से कहां तक? वो ओ पे खत्म होता है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। ठीक है। तो इस तरह से हमारी 12 की 12 अनुसूचियां खत्म होती है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बच्चों। ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। 11वीं अनुसूची तो किसी भी हाल में मत छोड़ना। ठीक है। तो तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची, ये पांचों अनुसूचियां बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें किसी भी हाल में मत छोड़ के जाना। थैंक यू।